नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नॉलेज को हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ऐसा आज एक सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल जनरल मीटिंग या विशेष सर्वसाधारण बैठक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को लेके या कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लेके अर्जेंटली कभी कोई चीज डिस्कस करनी पड़ती है मैनेजिंग कमेटी को, या सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स चाहते हैं कि उस मुद्दे को जनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाए। तो उस केस में स्पेशल जनरल मीटिंग को बुलाया जा सकता है। अब ये एसजीएम जो बुलाया जा सकता है, इसको बायलॉज नंबर 96 में दिया गया है। इसको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 63 में दिया गया है। इसको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के सेक्शन नंबर 76 में भी दिया गया है। अच्छा, तो फिर ये स्पेशल जनरल मीटिंग ये कौन बुला सकता है? ये सोसाइटी के चेयरमैन बुला सकता है। चेयरमैन को ये एक बहुत बड़ी पावर दी गई है कि वो चाहे तो स्पेशल जनरल मीटिंग या एसडीएम को बुला सकता है, या मेजॉरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स भी बुला सकते हैं। मान लेते हैं कि 10 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उसमें से 7 लोगों ने इंटरनल कमेटी में डिसाइड किया, रेजोल्यूशन पास किया और उन लोगों को किसी एक मुद्दे को लेके बुलाना हो तो भी बुलाया जा सकता है। या फिर रिक्विजिशन इन राइटिंग में 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में अगर मान लेते हैं कि कुछ 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स में से 20 + 1 21 मेंबर्स ने लेटर वगैरह जमा किया किसी एक आम मुद्दे को लेके, और सोसाइटी से ये डिमांड की, मैनेजिंग कमेटी से ये डिमांड की कि हमें इस मुद्दे के ऊपर जनरल बॉडी लाना है और वहां पे इसको चर्चा में डालना है, वहां कोई रेजोल्यूशन पास करना है। तो उस कंडीशन में भी रिटन में आपको सबमिट करना है और फिर एसडीएम बुलाया जा सकता है। या फिर रजिस्ट्रार साहब, जिस जुरिस्डिक्शन के अंडर आपकी मैनेजिंग कमेटी रजिस्टर्ड है, आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है और मैनेजिंग कमेटी उसके अंडर में आती है, तो वहां पे भी रजिस्ट्रार बुला सकते हैं। कमिटी ऑफ द फेडरल सोसाइटी भी बुला सकती है, या हाउसिंग फेडरेशन जिससे आप एफिलिएटेड हो, तो वो भी स्पेशल जनरल मीटिंग बुला सकती है। और अगर ये स्पेशल जनरल मीटिंग एसडीएम बुलाना, तो एक तो ये कंपलसरी है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मैनेजिंग कमेटी में या किसी मेंबर को कोई ईगो इशू होता है, या अपनी सुपरिंटेंडेंस दिखाने के लिए वो बुलाते नहीं है, या डिले करते रहते हैं, या कोई ना कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, या कोई मुद्दा उनको पास करवाना ही नहीं हो जो लोगों का आम मत है, लोगों की विश है, उसके अगेंस्ट में उन्हें जाना हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो नहीं बुलाते हैं और जिस ऑफिसर या मेंबर ऑफ द कमिटी को ये बुलाना चाहिए, चाहे वो इलेक्टेड हो या अपॉइंटेड हो, अपॉइंटेड टू एनी ऑफिस एज पर द बायलॉज, अगर वो, अब यहाँ पे जब हम इलेक्टेड की बात करते हैं, चलो आप चुन के जो आए हुए हैं, जहां पे हम ऑफिसर की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ऑफिसर्स मतलब जहां पे आप सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, या ट्रेजरर हो, और मेंबर्स ऑफ द कमिटी जो मेंबर्स ऑफ द कमिटी जो वो चुन के आए हुए हैं। तो इन दोनों ही केसेस में, इलेक्टेड हो या अपॉइंटेड बाय द सोसाइटी टू एनी ऑफिस एज पर द बायलॉज, तो दोनों ही केस में कहीं कहीं पे जैसे सोसाइटी में नया नया फॉर्मेशन होता है, वहां पे अलग अलग जैसे डेफिनेशन दिए गए हैं कि इंक्लूड्स, जहां पे ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं या मेंबर्स की बात कर रहे हैं, दिस इंक्लूड्स चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वीपी, एमडी, मैनेजर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं कि वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ही हो। तो ये सब भी उसके डेफिनेशन के अंडर में दिए गए। मैनेजर, ट्रेजरर, मेंबर या कमिटी के कोई भी मेंबर्स, जिस नाम से भी आपने दिया गया है, जिस नाम से भी आपने कमिटी के अंदर में है या आपकी मैनेजिंग कमिटी के अंदर में है, और उनके पास में ये पावर है कि उनको बुलाना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं बुलाया और उसके लिए बुलाने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होगा, जिसका काम था ये बुलाना, की मीटिंग का नोटिस निकालना जिसका काम था, जिसकी ड्यूटी थी, उसने नहीं बुलाया और
विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज फेल्स टू कॉल, और आपके पास ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं है कि क्यों आपने नहीं बुलाया। आपको 1/5 ऑफ द मेंबर्स की रिक्विजिशन मिल गई, आपके पास मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया या उन्होंने रिक्विजिशन डाला या उनका मत है, तो भी आपने ये नहीं बुलाया। तो फिर कौन बुला सकता है? अब मैटर जाएगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास में किसी ने ये कंप्लेंट डाला या लेटर सबमिशन किया या एविडेंस के साथ में जो भी जमा किया, उस केस में क्या होगा? रजिस्ट्रार में कॉल, वो तो बुलाएगा ही, मीटिंग को बुलाएगा, और साथ में क्या करेगा? जो आदमी ये मीटिंग बुलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, नोटिस जारी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उसको, ऑफिसर को या उस मेंबर ऑफ द कमिटी को वो क्या करेगा? 5 साल के लिए मैक्सिमम डिस्क्वालीफाई कर सकता है। एक ऑर्डर निकालेगा जिसमें 5 साल के लिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑर्डर में आप कम भी लिख सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात होगी कि लोगों के विश के अगेंस्ट में या मेजोरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स के विश के अगेंस्ट में आप एसजीएम को नहीं बुला रहे हो। दूसरा क्या होगा? एक तो ये हो गया, और ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन करने से पहले क्या आपने नहीं बुलाया, आपने डायरेक्टली उसे डिस्क्वालीफाई, रजिस्ट्रार ने क्या डायरेक्टली उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया? ऐसा नहीं है। उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई तुम बताओ, तुमको जब रिक्विजिशन मिल गया या ऐसे एक रेजोल्यूशन पास हो गया मेजोरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स द्वारा, तो तुमने, या हाउसिंग फेडरेशन ने बोला या फेडरल सोसाइटी ने बोला, तो भी तुमने क्यों नहीं बुलाया? तो वो अपनी दलील रखे, और सामने वाला जिसने कंप्लेन दिया है वो अपनी दलील रखे। फिर उसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जब मिल जाएगा प्रतिवादी को और वादी को, दोनों को मिलने के बाद फिर क्या होगा? फिर रजिस्ट्रार तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है मैक्सिमम 5 साल के लिए। और रजिस्ट्रार को अगर ठीक लगा नहीं ऐसे कुछ है नहीं, कोई रीजनेबल ऐसे उसमें बैठता है कि डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। और इस केस में रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा? रजिस्ट्रार कैन कॉल द एसडीएम, और या तो खुद रजिस्ट्रार कॉल कर ले, वहां पे सुपरिंटेंडेंस कर ले, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, या उससे नॉमिनेट, उससे उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन ऑन हिज बिहाफ फॉर दिस पर्पज ओनली। सिर्फ यही पर्पज, मतलब एसजीएम के लिए ही अगर किसी को ऑथराइज कर दे इन दिस बिहाफ, तो वो भी सुपरिंटेंडेंस कर सकता है, वो भी उस एसजीएम को ले सकता है, उसका स्पेशल जनरल मीटिंग को वो आदमी ले सकता है। ठीक है। और इस केस में क्या होगा? अब ये तो सोसाइटी ले नहीं रही है, ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आदमी को भेजा जा रहा है, वहां से किसी को डेजिग्नेट किया जा रहा है, किसी को ऑथराइज किया जा रहा है, तो जो खर्चा होगा वो खर्चा कौन देगा? अब वो खर्चा तो सोसाइटी को देना पड़ेगा। एक तो जब सोसाइटी खुद से कर लेती तो सोसाइटी का ही खर्चा होता, और सोसाइटी ने नहीं किया तो रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई आके कर रहा है, तो उस केस में जो खर्चा होगा ये सोसाइटी के फंड से ही जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार कोई ऑर्डर पास करे कि जो आदमी इस चीज को, मतलब ये एसडीएम बुलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल था और नहीं बुलाया था तो उसके खर्चे से भी ये जो खर्चा है वहां से भी लिया जा सकता है, उस आदमी से भी लिया जा सकता है। तो ऐसे ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्या एसडीएम का जो नोटिस है, तो जनरली क्या है, एजीएम का जो साल में एक बार एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। अब एजीएम में हम क्या करते हैं, एजीएम को हम 14 दिन का हमारा नोटिस रहता है और 30 सितंबर से पहले हमें एजीएम बुलाना रहता है। ठीक है। मगर एसडीएम को 5 दिन के नोटिस में भी बुला सकते हो। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो फेडरेशन है, हाउसिंग फेडरेशन है, उसको आपको इंटीमेट करके, ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि आपको एसडीएम बुलाना पड़ा, है ना,
तो जिस हाउसिंग फेडरेशन से आप एफिलिएटेड हो और जिस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के अंडर में आते हो, जैसे जो भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो भी कंसर्न होगा, तो उनको तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सारे रिटर्न्स वगैरह वहां पे भेजते हो, सारे कॉरेस्पोंडेंस वही करते हो। तो आप इनको इंटीमेट करो क्या ऐसी अर्जेंसी आ गई कि आपको एसडीएम लेनी पड़ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तो आपको 14 दिन का नोटिस है और आपको 30 सितंबर से पहले सिर्फ एक ही बार साल में ये बुलाना है। मगर इस केस में क्या है, ये आप कभी भी बुला सकते हो। कंडीशंस आपको ऑलरेडी बता दी गई कि 1/5 ऑफ द मेंबर्स कर सकते हैं, चेयरमैन कर सकता है, मेजोरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स कर सकते हैं, हाउसिंग फेडरेशन या फेडरल सोसाइटी कर सकता है। तो इस केस में आप कभी भी कर सकते हो। और जब ये आप देखिए, जब आप एसडीएम बुला रहे हो, आपने कुछ बहुत सोच के ये एसडीएम जब रिक्विजिशन बाय 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ये है, तो इसका मतलब काफी आपने कोई मुद्दे को लेके जिसमें काफी आपने डिस्कस किया होगा और उसको आपको पास कराना होगा, तो आप उसको प्लेटफॉर्म में लेके आ रहे हो, कॉमन प्लेटफॉर्म में ला रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे फिर मैनेजिंग कमेटी के ही 4 लोग आदमी सामने रहेंगे, 10-20 आदमी सामने रहेंगे और वही लोग अपने रेजोल्यूशन को या तो ना करा लेंगे या हाँ करा लेंगे, जो उनके फेवर में जैसा होगा। काफी सारी सोसाइटीज में ऐसे देखा गया है। तो जिन लोगों ने रिक्विजिशन डाला है तो उनके मैक्सिमम लोग उस दिन प्रेजेंट रहे तो अच्छा है, क्योंकि आपकी जो कमेटी की जो मीटिंग है, जो स्पेशल जनरल मीटिंग है, उसके लिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स चाहिए ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उसके 2/3 मेंबर्स चाहिए। मान लेते हैं कि 100 मेंबर की सोसाइटी है, तो कम से कम आप 66-67 लोग वहां पे पकड़ लो, उतने होने चाहिए। या फिर अगर 20 लोग भी अगर हो जाए, इन दोनों में से जो भी कम है, तो जैसे 20 ही कम है, 1500 मेंबर की सोसाइटी है तो भी ये 20 ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब ले दे के फिर घुमा फिरा के वही बात है। तो 20 लोग भी अगर होंगे तो भी स्पेशल जनरल मीटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वहां पे जो रेजोल्यूशन पास होना है वो इंटरेस्ट से या वेस्टेड इंटरेस्ट से पास हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, अगर वो लोगों की अच्छाई के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो लोग उस दिन वहां पे प्रेजेंट ही रहे तो ठीक है। अगर आपको क्या लगता है कि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आएगा या कोई लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेके आएगा, मैं तो मेंबर हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, मेरा बेटा जाएगा, मेरी भतीजी जाएगी, मेरी पत्नी जाएगी और वो सोसाइटी के मेंबर है नहीं, तो वैसा नहीं होगा। ऐसे कोई बायलॉज के अंदर, एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि आप ऐसे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी को ऑथराइजेशन देके भेज सकते हो और वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब दूसरा है, क्या मेंबर और एसोसिएट मेंबर अटेंड कर सकता है क्या एसोसिएट मेंबर सोसाइटी की स्पेशल जनरल मीटिंग में अटेंड कर सकता है और वहां पे वोट कर सकता है? बिल्कुल अटेंड कर सकता है और वोट भी कर सकता है। हो सकता है वो एसोसिएट मेंबर ज्वाइंट मेंबर हो, जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में 2nd हो, तो वो अटेंड कर सकता है। हो सकता है वो एसोसिएट मेंबर ज्वाइंट मेंबर नहीं हो और तो भी वो 100 रुपए के एंट्रेंस फीस और फिर इंडेमनिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग वगैरह वो सब चीजें दे के अगर वो बना हुआ है और फिर उसके बाद वो मेंबर नहीं होने के बाद भी एसोसिएट मेंबर है, तो भी वो अटेंड कर भी सकता है और वहां पे एसडीएम में वोट भी कर सकता है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होगा कि एक ही घर से एक फ्लैट मतलब एक वोट, एक ही घर से मेंबर भी जा रहा है और एसोसिएट मेंबर भी जा रहा है और दोनों जाके वहां पे बैठ गए और दोनों वोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ही आदमी जाएगा, कोई एक ही पर्सन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कुछ मैनेजिंग कमेटी के पास में जो पावर है या सोसाइटी के चेयरमैन के पास पावर है कि कैसे स्पेशल जनरल मीटिंग बुला सकता है और किस अर्जेंसी में बुला सकता है, 5 दिन के नोटिस में बुला सकता है
और कहीं कहीं पे लोगों के पास में भी ये पावर है कि 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी भी चाहे किसी मुद्दे को लेके तो भी ये स्पेशल जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, और आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी को और फेडरेशन को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसको छोड़ के ये 5 दिन को नोटिस जो है, 5 दिन का नोटिस है, इसको भी हम कम कर सकते हैं क्या? इससे भी और अर्जेंसी में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ये 5 दिन का नोटिस से भी हम उससे कम में भी बुला सकते हैं, बट अगर ये यूनानिमसली सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी में डिसीजन हो जाए, यूनानिमसली मतलब सारे के सारे लोग, मैनेजिंग कमेटी के सारे लोग, पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी, पूरे के पूरे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स सब ये बोल दें हाँ इससे भी कम टाइम में बुलाएं, 5 दिन की नोटिस भी नहीं रखे, उससे भी कम दिन रखे, तो वो किया जा सकता है। मगर वो करने के 2 दिन के अंदर फटाफट इमीडिएटली आपके सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इंटीमेट इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको सारे मेंबर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा, और फिर आप वो भी बुला सकते हो। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया कि स्पेशल जनरल मीटिंग कैसे हम बुला सकते हैं। और एक चीज ये याद रहे कि जब हम स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाते हैं, जो भी उसका हमने उसके लिए जैसे सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास होता है कि इस डेट को, इस दिन को, इस प्लेस में वो मीटिंग को रखा जाएगा, और यही मुद्दा जो रिक्विजिशन में है, जो लोगों ने लिख के दिया है, जो चेयरमैन ने डिसाइड किया है, जो कमेटी के मेजोरिटी मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है, या जो फेडरल सोसाइटी या फेडरेशन ने, हाउसिंग फेडरेशन ने जो बताया गया है, वही मुद्दा सिर्फ डिस्कस होगा। उसको छोड़ के दूसरा कोई भी मुद्दा, कहीं कहीं दूसरे सोसाइटीज में देखा गया है कि कुछ और उसमें से इंसर्ट कर दिया विद द परमिशन ऑफ द चेयर करके, चेयरमैन, तो वो सब नहीं चलेगा। वो मतलब वो टैक्ट वगैरह वो सब नहीं चलेगा। जो मुद्दा है सिर्फ वही मुद्दा डिस्कस होगा, एज मेंशन्ड इन द नोटिस फॉर द मीटिंग, सिर्फ वही मुद्दे को लिया जाएगा। तो आज हमने जाना कि हमने देखा रजिस्ट्रार का पावर क्या है, लोगों का पावर क्या है। लोग अगर चाहें तो, अगर मैनेजिंग कमेटी स्पेशल जनरल मीटिंग नहीं बुला रही है, तो लोग अगर चाहे तो रजिस्ट्रार के पावर से मैनेजिंग कमेटी का कोई एक मेंबर या सारे मेंबर, पूरी मैनेजिंग कमेटी, अगर सबने मिलकर ये रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं बुलाना है, या जो आदमी, जो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑफिसर या जो कमेटी के मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, उसको 5 साल के लिए मैक्सिमम बैन किया जा सकता है, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में और रूल्स के बारे में, स्पेशल जनरल मीटिंग सब्जेक्ट को लेके हमने जाना। आगे भी ऐसे ही कुछ ना कुछ हम डिस्कस करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, नॉलेज शेयरिंग करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।